गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात, नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके के अंतर्गत एमसीक्यू। डेली हम 100 प्लस एमसीक्यू करते हैं, 100 से ज़्यादा एमसीक्यू हम रोजाना करते हैं और हमारा टारगेट है जुलाई और अगस्त के महीने में 10 से 11,000 एमसीक्यूज करना। रीट की परीक्षा से पहले जुलाई और अगस्त में 10,000 एमसीक्यूज करना। अगर आप हमारे साथ इन एमसीक्यूज में बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा का विश्वास है। कोई भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं होगा। इसके अलावा हमने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के वन लाइनर क्वेश्चंस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब राजस्थान अध्ययन और हमारा राजस्थान नाम की किताब से हमने वन लाइनर क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप उन सबको देख लीजिए। और ऐसा मेरा मानना है कि आपको निश्चित तौर पर कोई भी प्रश्न हमारी वीडियोस के, हमारे टॉपिक्स से बाहर नहीं रहेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे वो रीट का हो या पटवारी का हो या ग्राम सेवक का हो, पुलिस का हो या फिर आरएएस का भी क्यों ना हो, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का तीसरा दिन है आज हमारा। 2 दिन के एमसीक्यूज हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो हम हर रोज सुबह 8 बजे आपको ये एमसीक्यूज मिलेंगे और मंडे से 2 दिन बाद मंडे से आपको डेली 2 वीडियोस मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस के 2 वीडियोस मिलेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चंस आपको, 200 प्लस क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, रेगिस्तान के रेत में बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है क्या कहलाते हैं? दोस्तों, लहरदार आकृति वाले टीलों को धोरे कहते हैं। लहरदार आकृति वाले जो टीले होते हैं ये धोरे कहलाते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग को कहते हैं? राजस्थान में बांगर प्रदेश या रेतीला शुष्क मैदान किस भौतिक प्रधान को कहते हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र को कहते हैं राजस्थानी बांगर, राजस्थान का बांगर। क्योंकि यहाँ बांगर मृदा पाई जाती है। बांगर मृदा जो होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं, जो रेगिस्तानी या कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च यानी कि मार्च ऑफ डेजर्ट किसे कहते हैं? मार्च ऑफ डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान के आगे बढ़ने को। रेगिस्तान मार्च मतलब आगे चलना, तो रेगिस्तान के आगे चलने को रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। सही क्वेश्चन है पहला ऑप्शन, सही ऑप्शन पहला है। राजस्थान के भौतिक विभागों का सर्वाधिक जैव विविधता किस विभाग में पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में ही सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा डी। राजस्थान में टर्सरी कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो टर्सरी कालक्रम की जो चट्टानें पाई जाती हैं राजस्थान में, वो पाई जाती हैं जैसलमेर और बीकानेर में, यानी कि रेगिस्तानी इलाके में पाई जाती हैं। पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाती हैं, थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जैसलमेर और बीकानेर 2 जगह दे रखे हैं, दोनों ही जगह थार के मरुस्थल में आती हैं, अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की जो सीमा रेड क्लिफ रेखा से छूटती है, रेड क्लिफ रेखा होती है जो राजस्थान की सीमा बनाती है, या पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली जो लंबाई है राजस्थान की वो 1070 किलोमीटर है। इसके अलावा 4850 किलोमीटर राजस्थान की सीमा ऐसी है जो अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, राज्यों के साथ सीमा 4850 किलोमीटर बनाई जाती है।
भारत पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, राजस्थान की पश्चिमी सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ, इसे सर रेड क्लिफ के द्वारा बनाया गया था। 1947 में विभाजन के दौरान रेड क्लिफ की अध्यक्षता में विभाजन के लिए कमेटी गठित की गई थी, इसलिए इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सर रेड क्लिफ के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। पश्चिमी गुजरात में नहरों से सिंचित होने वाला, पश्चिमी गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले कौन से हैं? तो दोस्तों घग्गर प्रदेश मुख्यतया नहरों से सिंचित होने वाला, सबसे अधिक नहरों से सिंचाई जो होती है वो घग्गर प्रदेश में होती है, यानी कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में होती है। गंगानगर की 99% गंगानगर में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, जबकि 97% सिंचाई हनुमानगढ़ में नहरों के द्वारा होती है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर जो निकाली गई है वो बीकानेर जिले के क्षेत्र को सर्वाधिक सिंचित करती है, और वही इंदिरा गांधी नहर आगे जैसलमेर तक बढ़ाई गई है, जैसलमेर में भी सिंचित कर रही है। जैसलमेर के मोहनगढ़ तक वर्तमान में जो है इंदिरा गांधी नहर का पानी जा रहा है। तो कह सकते हैं इंदिरा गांधी नहर या नहरों से जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर चारों ही जिले जो है सिंचित होते हैं। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, थोब रन किस जिले में है? थोब रन जो है बाड़मेर के अंदर है। थोब रन राजस्थान का सबसे बड़ा रन के मैदान है। रन का मैदान, सबसे बड़ा रन का मैदान थोब रन का मैदान है, जो कि बाड़मेर जिले के अंदर आता है। मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है? तो मध्य अरावली की पूछी है। मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी तारागढ़ है, जो कि अजमेर के अंदर पड़ती है। अजमेर जो है मध्य अरावली में आता है। रघुनाथगढ़ जो है सीकर की सबसे ऊंची चोटी है। जयगढ़ जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन मध्य अरावली अजमेर के अंतर्गत आता है, तो अजमेर जो है तारागढ़ है। अजमेर में जो सबसे ऊंची चोटी है वो तारागढ़ है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ के अंदर कांठल का मैदान आता है, जो कि माही नदी का बेसिन क्षेत्र है। प्रतापगढ़ के दक्षिण पूर्वी इलाके में कांठल का मैदान पड़ता है, तो प्रतापगढ़ कांठल के मैदान का भाग है। राजस्थान का मीसोजोइक कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान में मीसोजोइक कालक्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती हैं, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय इलाके में पाई जाती हैं। अतः हमारा उत्तर सही होता है सी नंबर। स्थानांतरित बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो बालू का स्तूप जो कि स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें धरियन कहते हैं। धरियन या गतिशील बालू का स्तूप कहलाते हैं। कल हमने पढ़ा था बालू का स्तूप के 8 प्रकार पढ़े थे, तो उनमें से एक प्रकार ये है धरियन। अगला क्वेश्चन 220 नंबर का, अरावली श्रेणियों से संबंधित शब्द का अर्थ है? अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ है। तो नाल का अर्थ होता है तंग रास्ता। नाल का अर्थ तंग रास्ते को कहते हैं, यानी कि दर्रे को कहते हैं। अरावली पर्वत श्रेणियों में नाल शब्द का अर्थ है दर्रे को। कई दर्रों का नाम जो है नाल के नाम से आता है, तो उन्हें दर्रा कहते हैं। जबकि नाली शब्द का अर्थ होता है घग्गर प्रदेश द्वारा, घग्गर का जो बेसिन है, घग्गर के बेसिन को वहां की लोकल भाषा में, हनुमानगढ़ के अंदर लोकल भाषा में नाली कहते हैं। नाल दर्रे को कहते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में। राजस्थान किस ग्रिड में स्थित है? तो राजस्थान जो है उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश ग्रिड में आएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन
222 नंबर का देखते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? तो ये टैथिस सागर के अवशेष हैं। ये सभी टैथिस सागर के अवशेष हैं। पश्चिमी रेगिस्तान में जो है टैथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं, जिनमें से अवशेषों के तौर पर खारे पानी की जो झीलें हैं वो प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत की जाती हैं कि खारे पानी की झील टैथिस सागर का अवशेष है। खड़ीन का आविष्कार किया था। खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? तो खड़ीन का आविष्कार 15वीं शताब्दी के दौरान जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन का आविष्कार किया था, जो कि जल संरक्षण की प्रमुख विधि है। हमादा किसे कहते हैं? हमादा किसे कहते हैं? हमादा दोस्तों चट्टानी मरुस्थल को कहते हैं। चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहते हैं, जो कि पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। रेग मरुस्थल किसे कहते हैं? रेग मरुस्थल, हमादा और रेग, और ये जो है मरुस्थल के प्रकार हैं। मरुस्थल के जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं तो वर्गीकरण में 3 प्रकार के हम वर्गीकरण पढ़ते हैं कि मरुस्थल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो उनमें से एक हमादा है और दूसरा रेग। रेग जो है केवल मरुस्थल है, यानी कि महान मरुस्थल जिसे कह सकते हैं, वो जो है रेग होता है, महान मरुस्थल। और पथरीले मरुस्थल को हमादा कहते हैं। सूखा मरुस्थल जो होता है वो रेग कहलाता है, जो कि पश्चिमी मरुस्थल के अंदर 58.5% भाग पर फैला हुआ है। 58.5% भाग पर रेग है, यानी कि पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार है, जो कि महान मरुस्थल के अंदर आता है। श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई राज्य के किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में इसकी ऊंचाई है। सर्वाधिक ऊंचाई जो पाई जाती है वो सिरोही जिले के अंदर पाई जाती है, जबकि सर्वाधिक चौड़ाई कुंभलगढ़ राजसमंद से लेके बांसवाड़ा के मध्य सर्वाधिक चौड़ाई। अगला क्वेश्चन, जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? तो जरगा पर्वत चोटी जो है उदयपुर के अंदर है। राजस्थान की 4थे नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा के बाद में 4थे नंबर की बड़ी चोटी है जरगा। अगला क्वेश्चन 228 नंबर, राज्य का लगभग कितना भूभाग उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर जो क्षेत्रफल आता है वो आता है लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में आता है भारत के कुल क्षेत्रफल का। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो थार का मरुस्थल कहते हैं इसको। पश्चिमी रेतीला शुष्क सॉरी दोस्तों, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान की बात कर रहा है, न कि पूरे मैदानी प्रदेश की। पूरे पश्चिमी मैदान प्रदेश को, जो कि शुष्क और अर्धशुष्क 2 भागों में विभक्त है। पश्चिमी रेगिस्तान जो है वो 2 भागों में विभक्त है, शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश। ये केवल शुष्क प्रदेश को पूछ रहा है। तो शुष्क प्रदेश बालू का युक्त जो क्षेत्र है उनको कहते हैं, बालू का युक्त क्षेत्र को शुष्क प्रदेश कहते हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर और दक्षिणी गंगानगर जिले में स्थित है। सीफ क्या है? सीफ क्या है? सीफ कहते हैं एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को, यानी कि बालू का स्तूपों के वर्गीकरण का एक प्रकार है सीफ, जिसे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी मरुस्थल की लंबाई कितनी है? तो पश्चिमी मरुस्थल की जो लंबाई है वो है 640 किलोमीटर। पश्चिमी मरुस्थल की लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ 640 किलोमीटर है,
जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर से 360 किलोमीटर के मध्य इसकी चौड़ाई है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, पश्चिमी मरु प्रदेश की जो चौड़ाई है वो 300 से 360 किलोमीटर है और लंबाई उत्तर से दक्षिण में 640 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी के कण होते हैं मोटे और असंगठित होते हैं। मोटे और असंगठित कण होते हैं। असंगठित कणों को ही मृदा कहते हैं। तो मोटे और असंगठित कण जो होते हैं वो मृदा कहलाते हैं। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाती है। जो पतले कण पाए जाते हैं वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दो 233 नंबर का, राज्य में अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं जो बनाते हैं वो है श्रीगंगानगर और बाड़मेर। श्रीगंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाता है। इसी प्रकार बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो सही युग्म श्रीगंगानगर और बाड़मेर है। थार का मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है। थार के मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन जो है वो लूनी जवाई बेसिन है। लूनी नदी और जवाई नदी का बेसिन है। जवाई नदी पर दोस्तों जवाई बांध बनाया गया है, जिसे कि उस जवाई बांध से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की योजना होती है, जिसे कि जवाई बांध को पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर भी कहते हैं। घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय भाषा में नाम बग्गी है। इसे भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं? इसे काठी भी कहते हैं। यानी कि जो घग्गर प्रदेश में चिकनी और समतल उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है उसे बग्गी या काठी कहते हैं। बग्गी या काठी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 237 नंबर का, भूमट क्या है? तो भूमट जो है एक पठार का नाम है, भूमट का पठार। और ये भूमट का पठार जो है कुंभलगढ़ से गोगुंदा उदयपुर के बीच, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच पाया जाता है भूमट का पठार। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, 1225 मीटर ऊंचा भूमट का पठार। अगला है त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित किला है। तो दोस्तों त्रिकूट पहाड़ी पर जो किला है वो जैसलमेर का किला है, सोनार किला। जैसलमेर जिले में सोनार किला है, त्रिकूट पहाड़ी पर बसा हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर का किला या सोनार का किला। जालौर पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। तो जालौर पर्वतीय क्षेत्र जो स्थित है वो झारोल की पहाड़ी भी जालौर में आती है। इसराना भाखर भी जालौर के अंदर है और रोजा भाखर भी जालौर के अंदर है। अतः उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर की टर्सरी कालीन चट्टाने में भंडार हैं। जैसलमेर की टर्सरी कालीन चट्टान में भंडार है। तो किस चीज का भंडार है जैसलमेर की टर्सरी कालीन चट्टान में? दोस्तों यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ बोले तो पेट्रोलियम तेल, और प्राकृतिक गैस मतलब गैस का भंडार है। दोनों ही है, तो इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा सी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में स्थित है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में क्या है? तो पंजाब का मैदान है। उत्तर में घग्गर का मैदान है। घग्गर के मैदान से घग्गर प्रदेश है, घग्गर के प्रदेश से लगा हुआ पंजाब का मैदान आता है। पंजाब में भी रेगिस्तानी इलाका है कुछ, तो वो इलाका आता है, पंजाब का मैदान कहते हैं उसे।
अगला क्वेश्चन 242 नंबर का, निम्न में से किन बालुका स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती है? तो जिन बालुका स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती है वो रेखीय या पवनुव्रती बालुका स्तूप कहलाते हैं। रेखीय बालुका स्तूप या पवनुव्रती बालुका स्तूप कहलाते हैं, जहां की वनस्पति दिखाई पड़ती है। बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये पाए जाते हैं सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, सेड़ा नदी घाटी में और भालेरी इलाके में। भालेरी सबसे प्रमुख है, भालेरी जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख है बरखान के लिए। बरखान या अर्धचंद्राकार के जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो चर्चित है वो भालेरी के बालुका स्तूप है, लेकिन सब जगह पे बालुका स्तूप पाए जाते हैं, इसलिए उत्तर होता है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र में सर या सरोवर के उदाहरण कौन से हैं? सर या सरोवर के उदाहरण है दोस्तों मानसर, ललितसर और जसूसर, सभी हैं। उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। दो सौ चौवालीस का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी सर के उदाहरण है। सर कहते हैं तालाब को, तालाब या सरोवर के उदाहरण। अगला क्वेश्चन 245 नंबर, राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमालय था। जी बिल्कुल सही है, हिमालय पर्वत से होती है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जो है। सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी, ये भी बिल्कुल सही है, सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी। अब सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, उसे घग्गर नदी कहते हैं। सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी, ये हमने पढ़ी लिया, ये इस बात सही है। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है, बिल्कुल पुराणों में, ग्रंथों में और उपनिषदों में, वेदों में, सब में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। ये भी ऑप्शन सही है। और सरस्वती नदी, अगला ऑप्शन है सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी है। जी ये गलत है। हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी चंबल नदी है, न कि सरस्वती नदी। सरस्वती नदी घग्गर प्रदेश की गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र की एक प्रमुख नदी थी। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा रहता है, इसके बाद खारा हो जाता है। तो बालोतरा तक लूनी नदी का पानी जो है वो मीठा रहता है, इसके बाद कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है ये पानी जो है, क्योंकि बालोतरा में जो है लवणीय चट्टानें पाई जाती हैं और उन लवणीय चट्टानों का लवण जो है इस पानी में घुल जाता है। इसके अलावा वहाँ पे रंगाई छपाई के कुछ उद्योग भी हैं, उनसे निकलने वाला केमिकल भी इसको दूषित कर देता है और ये पानी जो है खारा हो जाता है। इसलिए लूनी नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 247 नंबर, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण या पर्यावरण राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। तो दोस्तों इस सब को छोड़ के अगर हम अंतिम शब्दों पर गौर करें कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से किसकी सीमा मिलती है, तो धौलपुर की सीमा मिलती है। धौलपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, तो सही उत्तर हो जाएगा धौलपुर। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी का बेसिन है? तो ये माही नदी बेसिन है। 56 का मैदान जो है माही नदी का बेसिन कहलाता है। माही नदी बेसिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में फैला हुआ है, जो कि 56 गांवों और नदी नालियों का समूह है। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में स्थित मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल जो है दक्षिणी उत्तरी उसमें पाया जाता है, अफ्रीका में। गुजरात राज्य के सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो बाड़मेर जिला है।
बाड़मेर जो है गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो मरुधर के नाम से राजस्थान का जोधपुर संभाग प्रसिद्ध है। जोधपुर जो है मरुधर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन 252 नंबर का, पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान में यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर में किस प्रकार के पत्थर की प्रधानता है? तो दोस्तों यहां से चूना पत्थर निकाला जाता है। चूने पत्थर की प्रधानता है, केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर मिलता है इस जगह से। जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर से केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर मिलता है और चूने पत्थर की इस जगह प्रधानता है, जिससे कि सफेद सीमेंट बनाया जाता है। अगला, मैसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो सिरोही जिले में स्थित है मैसा का पठार। मैसा का पठार सिरोही जिले के अंदर स्थित है। सिरोही जिले में नहीं है, चित्तौड़ जिले में है, क्योंकि चित्तौड़ का किला इसी के अंदर पाया जाता है। चित्तौड़ का किला मैसा के पठार पर बना होता है। तो मैसा का जिला सिरोही में न होकर सिरोही में उड़िया का पठार है और आबू का पठार है। सिरोही जिले के अंदर उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, और दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार सिरोही जिले में स्थित है। जबकि मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में है और इस मैसा के पठार पर ही जो है चित्तौड़ का किला बना हुआ है। मैसा के पठार पर ही बना हुआ है, जो कि गंभीरी नदी और बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है चित्तौड़ का किला। पश्चिमी मरुस्थलीय रेगिस्तान में विद्यमान विविध धरातलीय स्वरूपों की प्रधानता है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय में विद्यमान विविध धरातलीय स्वरूपों की प्रधानता है, तो ग्रेनाइट की प्रधानता है। पश्चिमी क्षेत्र में ग्रेनाइट की प्रधानता है। ग्रेनाइट जो है सर्वाधिक ग्रेनाइट जालौर से निकलता है, जिसे ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं जालौर को। इसके अलावा नागौर से भी ग्रेनाइट निकलता है। अजमेर से नहीं, नागौर और क्या नाम है जालौर से सर्वाधिक मात्रा में ग्रेनाइट निकलता है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में भी ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसलमेर, बाड़मेर में भी चट्टानें पाई जाती हैं। राज्य के किस जिले में सभी प्रकार की बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं? तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो है जोधपुर जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। जोधपुर जिला एक ऐसा है जहां सभी प्रकार के यानी 8 प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान में पाए जाते हैं और वो 8 प्रकार के बालू का स्तूप जो है जोधपुर जिले के अंदर मिल जाते हैं। लघु मरुस्थल के बारे में सत्य कथन क्या है? तो लघु मरुस्थल के बारे में सत्य कथन पढ़ लेते हैं हम क्या क्या है। यह कच्छ से बीकानेर तक फैला हुआ है। यह अरावली के पश्चिम में पड़ता है। महान थार मरुस्थल का पूर्वी भाग है। जी, ये सभी सही है कथन, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसका? इस वाले क्वेश्चन का, यानी कि 256 क्वेश्चन का उपरोक्त सभी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 257 नंबर, भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ियां सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी तो अलीपुर है। अलीपुर के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है भरतपुर में। अलीपुर भरतपुर की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सबसे धनी और सबसे घना है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है। जनसंख्या की दृष्टि से अधिक घनत्व वाला है, हाँ है जनसंख्या की दृष्टि से। वनस्पति क्षेत्र और भूमि युक्त का भंडार है, भूमि जल का भंडार है, मिलता है जी। इसके अंदर एक वो पट्टी मिलती है लाठी सीरीज, यहाँ के काफी जल आंतरिक भूगर्भिक जल मिलता है जिसके अंदर। कृषि, फसलों तथा खनिज, पशु परंपरा सब है। उपरोक्त सभी उत्तर होगा, ये सभी आंसर सही है इसके।
राजस्थान का जो मरुस्थल है वो विश्व के अन्य सभी मरुस्थलों की तुलना में धनी मरुस्थल कहते हैं इसको, और बसावट की दृष्टि से सबसे घना मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन 259, नागौर उच्च भूमि से संबंधित असत्य कथन देखिए। तो असत्य कथन देखना है इसमें। नागौर उच्च भूमि की उत्तरी सीमा शेखावाटी के अंतः प्रवाही मैदान बनाती है। जी बिल्कुल बनाती है। नागौर का उत्तरी नागौर जो है शेखावाटी के अंतः प्रवाह क्षेत्र में आता है, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में आता है उत्तरी नागौर। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन मतलब सही है। इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में कुछ नमकीन झीलें क्रमशः सांबर, डीडवाना, नाम्बा, कुचामन आदि हैं। बिल्कुल सही है जी। सांबर झील जो है सबसे ज्यादा नमक उत्पादन वाली झील है। डीडवाना की झील में भी नमक उत्पादन किया जाता है, लेकिन ये खाने योग्य नहीं है। यहाँ से कॉपर सल्फेट, यहाँ से जो है सोडियम सल्फेट का उत्पादन सर्वाधिक होता है डीडवाना से। और कुचामन और नावा भी खारे पानी की झील है जहाँ से नमक बनाया जाता है। ये झीलें 33 सागर का अवशेष है। हाँ जी, ये सभी झील जो मरुस्थलीय इलाके में पाई जाती हैं ये 33 सागर का अवशेष है, यानी कि कोई भी कथन गलत नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 260 नंबर का, मानचित्र में उन गांवों में स्थित स्थिति को दर्शाइए जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार मापा जाता है। ये स्थिति 1, 2, 3, 4 से अंकित की गई हैं। नीचे दी गई क्रमावली का सही अनुक्रम बताइए। दोस्तों इसके अंदर जो हम देखते हैं इसमें 1 नंबर जो है सीलोन है। यहां पर सबसे उधर की साइड में इस जगह पर आप मैप के अंदर देखिए, जहां मेरी पेंसिल चल रही है इस जगह पर सीलोन है जो कि धौलपुर के अंदर आती है। 2 नंबर पर ये जो स्थान है गंगानगर जिले के अंदर है, और यहाँ सबसे उत्तरी चोटी जो है वो गोड़ा की आती है, कोड़ा की आती है सबसे उत्तरी चोटी। इस जगह पर तीसरे नंबर पर सबसे पश्चिमी इलाका जो आता है वो कटरा का आता है जैसलमेर जिले के अंदर। और सबसे नीचे चौथा इलाका जो आता है इस जगह पर ये बोरकुंड का आता है, बांसवाड़ा जिले में बोरकुंड नामक स्थान आता है। यानी कि यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिवाना, कोड़ा और कटरा और बोरकुंड, ये सही क्रम हो जाएगा 1, 2, 3, 4 के हिसाब से। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 261, घग्गर नाली का 75% मैदान किन जिलों में स्थित है। तो घग्गर नाली का जो 75% मैदान है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर है। इसके अलावा बचा हुआ 25% जो है पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप अधिकतम बनते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो है सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? पश्चिमी रेगिस्तान में, उत्तरी रेगिस्तान में, शुष्क मरुस्थल में, सब जगह बनते हैं। उपयुक्त सही इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सही। अरावली पर्वतमाला प्रदेश में जनसंख्या के वितरण का सर्वाधिक प्रभाव किस कारक पर पड़ा है? तो ये पड़ा है हमारा उच्चावच पर। उच्चावच इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्चावच की वजह से, यानी कि कहीं ऊंची कहीं नीची कहीं समतल में जगह है, तो इसके कारण जनसंख्या वितरण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जहाँ रेगिस्तानी इलाके वहाँ कम है, जहाँ मैदानी प्रदेश है वहाँ ज़्यादा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें इनके ऊंची जगहों पर कम है, और जहाँ पश्चिमी मैदान बता दिया हमने, अरावली पर्वतीय प्रदेश में जहाँ सबसे ऊंची जगह
ज़्यादा ऊंची जगह चोटियाँ हैं वहाँ पर तो जनसंख्या है नहीं, कम है, और जहाँ मैदानी प्रदेश हैं उस जगह पर ज़्यादा मिलता है, इसलिए उच्चावच का प्रभाव अरावली पर्वतीय प्रदेश में पड़ा। राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार अधिक से कम क्षेत्रफल वाले जिलों का सही क्रम बताइए। तो दोस्तों इसमें जो दे रखे हैं उसके हिसाब से श्रीगंगानगर अधिक से कम की तरफ चलना है हमें। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो पाया जाता है वो जैसलमेर जिले का पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल जैसलमेर जिले का है, उसके बाद बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों के क्षेत्रफल है। तो ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बर या परवेलिया, शिवपुरा घाट, शूरा घाट व देवारी दर्रे अजमेर की किस तहसील में स्थित हैं? तो ये सभी जो हैं ब्यावर तहसील के अंदर, ये सभी दर्रे जो अभी हमने नाम पढ़े ये अजमेर की ब्यावर तहसील के अंदर पड़ते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 266 नंबर का, राज्य में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो दोस्तों सबसे अधिक मिट्टी उसी की होगी जिसकी के जो कि सर्वाधिक भौतिक प्रदेश में जिसका विस्तार होगा, सबसे ज्यादा भौतिक प्रदेश में विस्तार पश्चिमी राजस्थान का, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में भूरी बलुई मिट्टी का है। राजस्थान की सीमा लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है बहावलपुर है। राजस्थान के कुल 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जिला जो है बहावलपुर है। राजस्थान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान में थार का मरुस्थल के विषय में सत्य कथन क्या है? आइए कथनों को पढ़ते हैं। सत्य कथन बताना है हमें। यह थली या शुष्क बालू का स्तूपों के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, थली कहते हैं राजस्थान में बालू का स्तूपों को या रेगिस्तान को, वहां की स्थानीय भाषा में थली कहते हैं। यह ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। जी हाँ, यह ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका का के मरुस्थल का पूर्वी भाग है, जिसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका, अरब कंट्रियों में, पाकिस्तान और भारत तक है। यानी कि उत्तरी अफ्रीका में इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी अफ्रीका में इसे सहारा का मरुस्थल कहते हैं, अरब देशों में इसे कबीर कहते हैं, पाकिस्तान में इसे चिलिस्तान कहते हैं, और भारत के अंदर इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। तो ये ग्रेट पेलियो आर्कटीज अफ्रीकन मरुस्थल जो है इसका पूर्वी भाग है थार का मरुस्थल। अगला ऑप्शन, संपूर्ण थार का मरुस्थल लगभग 62% भाग राजस्थान में स्थित है। ये भी सही है, इन्होंने लगभग 62% दिया है, एग्जैक्ट 61.11% भाग है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही ऑप्शन ऊपर दिए हुए ठीक है। शिवणा पर्वत क्षेत्र बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें नाकोड़ा की पहाड़ी कहते हैं, नाकोड़ा पर्वत कहते हैं, या 56 की पहाड़ियां कहते हैं। ये जो सिवाना बाड़मेर में गोलाकार पर्वत पाए जाते हैं, इन्हें नाकोड़ा पर्वत या 56 की पहाड़ियां कहते हैं। 56 की पहाड़ियों में ही स्थित है नाकोड़ा पर्वत। अगला क्वेश्चन 270, कर्नल टॉड ने अरावली को की किस चोटी को संतों का शिखर कहा था? तो संतों का शिखर कहा था इसने गुरु शिखर को। गुरु शिखर जो कि सर्वोच्च चोटी है राजस्थान की, इसको संतों का शिखर कहा था। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को पूर्व और पश्चिम 2 भागों में बांटती है। इन दोनों भागों में क्रमशः कितने जिले हैं? तो दोनों भागों में क्रमशः अरावली पर्वतमाला और
पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों में 20 जिले आते हैं, जबकि 13 जिले जो है पूर्वी भाग में आते हैं। पूर्वी व पश्चिमी दो भागों में बांटते हैं, तो पूर्वी हिस्से में 20 जिले पड़ते हैं, जबकि पश्चिमी इलाके में 13 जिले आते हैं। अतः सही उत्तर हो जाएगा 20 और 13। 12 जिलों को तो रेगिस्तानी जिला ही कहा जाता है कि ये रेगिस्तानी जिले हैं 12 जिले, तो 13वां जिला भी इन्होंने अजमेर को शामिल किया है। इस तरह से 20 और 13 हो जाते हैं। उदयपुर में के गिरवा क्षेत्र में आकृति किस तरह की है? उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति तस्तरी नुमा पहाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ पर तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियां पाई जाती हैं गिरवा के अंदर, तस्तरी नुमा आकृति है। हमादा मरुस्थल का विस्तार किन जिलों में है? हमादा मरुस्थल कहते हैं चट्टानी मरुस्थल से, और चट्टानी मरुस्थल का विस्तार जहां चट्टान पाई जाएंगी उस जगह पे है। और चट्टान जो है अवसादी चट्टान पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाती हैं, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही और जालौर के अंदर नहीं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर के अंदर, सिरोही नहीं आएगा इसमें। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 274 नंबर का, कमलनाथ नामक पर्वत शिखर स्थित है। तो दोस्तों कमलनाथ नाम का जो पर्वत है वो उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर है कमलनाथ पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अरावली प्रदेश में सम्मिलित जिले हैं। दक्षिणी अरावली में संबंधित जिले जो है राजसमंद भी दक्षिणी अरावली में आता है, उदयपुर भी आता है, सिरोही भी आता है। उक्त सभी उत्तर इसका सही है। अरावली को वर्गीकरण के दौरान 3 हिस्सों में बांटा जाता है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली या उत्तर अरावली। तो दक्षिणी अरावली के अंदर मुख्यतः 3 जिले ही हम पढ़ते हैं, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही। इन 3 जिलों को ही मुख्यतः पढ़ते हैं। ये तीनों ही जिले दक्षिणी अरावली के हिस्से आता है। 276 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में तृतीय कल्प यानी कि टर्सरी कालीन शैल समूह विद्यमान हैं। तो तृतीय कल्प की जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानें हैं, और अवसादी चट्टानें जो है रेगिस्तान में पाई जाती हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, और पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र बीकानेर और बाड़मेर में फैला हुआ है ऑप्शंस के हिसाब से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर और बाड़मेर। निम्न में से लूनी तथा लूनी नदी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो लूनी नदी के अपवाह तंत्र से संबंधित कौन नहीं है? जोधपुर जिले की दक्षिणी पूर्वी भाग, जी नहीं, लूनी नदी तंत्र का उत्तर पूर्वी भाग जो है जोधपुर जिले का लूनी तंत्र में नहीं आता है। तो यही सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी भाग आता है पाली जिले में होके और जालौर जिले में होके, तो लूनी नदी गुजरती ही है। सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर जिले का दक्षिण पूर्वी भाग जो है लूनी नदी तंत्र के अंदर नहीं आता है। भारत पाक सीमा में लगे जिलों में से कौन से परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है? तो भारत पाक सीमा से लगे जिलों में, तो भारत पाकिस्तान से सीमा से लगे 4 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। तो इन जिलों पे सर्वाधिक जो गांवों के क्षेत्र में घरों में जो की जाती है जल संरक्षण के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो विधि है टांका विधि। टांका विधि जो है अपनाई जाती है यहाँ पर। जैसलमेर जिले का अधिकांश क्षेत्र किस प्रकार के बालू का स्तूपों से निर्मित है? तो जैसलमेर जिले में अधिकांशतः अनुदैर्घ्य प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन, रघुनाथ पर्वत शिखर स्थित है। तो रघुनाथ जो पर्वत है या रघुनाथ की चोटी है, रघुनाथगढ़ की, रघुनाथ
एक पर्वत शिखर आता है, वो सीकर जिले के अंदर शेखावाटी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 281, राजस्थान में अरावली की स्थिति कैसे है? तो राजस्थान में जो अरावली की स्थिति है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। दक्षिण पश्चिम यानी कि सिरोही से झुंझुनू तक जो राजस्थान फैला हुआ है, तो उसको सीमा के हिसाब से, भाग के हिसाब से पूछे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन 282 नंबर का, अरावली क्षेत्र में शर्पिलाकार नाग पहाड़ स्थित है। तो शर्पिलाकार नाग पहाड़ जो है अजमेर के अंदर है। इस नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है जो अजमेर जिले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले अवस्थित हैं। तो विस्तृत जिले जो है यानी कि बड़े जिले जो है पश्चिमी मरु प्रदेश में स्थित हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, पश्चिमी क्षेत्र। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 284 नंबर का, पवन की दिशा में समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? जो समकोण पर बालू का स्तूप बनते हैं, बिल्कुल समकोण पे, वो अनुप्रस्थ कहलाते हैं। यानी किसी अवरोध के आने के कारण जो समकोण बनाते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर जो बनते हैं, वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। बाड़मेर जैसलमेर चट्टानी प्रदेश कहलाता है। तो बाड़मेर जैसलमेर का जो चट्टानी प्रदेश है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है 41.5% एरिया में फैला हुआ है, जो कि पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में, पश्चिमी रेगिस्तान के 41.5% क्षेत्र में बालू का मुक्त स्तूप क्षेत्रफल आता है। महान पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रफल। स्थलाकृति दृष्टि से प्रदेश को एक विशाल इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों इंसेल वर्ग जो कहा गया है वो आबू पर्वत खंड को कहा गया है। इंसेल वर्ग आबू पर्वत खंड को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 287, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाला दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? यानी कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस जिले में काटती हैं? तो ये काटती हैं नागौर के जिले में। यानी कि हम राजस्थान के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से से एक लाइन खींचे, यानी कि धौलपुर से जैसलमेर तक एक लाइन खींचे, और उत्तर से दक्षिण की ओर कोड़ा से बोरकुंड तक एक लाइन खींचे। तो ये दोनों एक दूसरे को नागौर में काटती हैं, और नागौर में भी मकराना में आके मिलती हैं। नागौर के मकराना नामक जगह पर एक दूसरे को काटते हैं, जो कि नागौर जिले में स्थित है। 288, मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग है। तो मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व जो है काफी कम पाया जाता है, जो कि 100 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का घनत्व है। अगला क्वेश्चन 290 नंबर का, लूनी नदी की पूर्वी सीमा पर स्थित स्थान है। तो लूनी नदी की पूर्वी सीमा पर देसूरी, कुंभलगढ़, देवगढ़ और अजमेर, ये सभी हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है। तो वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा।
25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से अलग करती है। जैसमंद से आगे पूर्व में कटा फटा टीले नुमा अनियमित धरातल जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार जो कि जैसमंद झील के पूर्व दिशा में है। उदयपुर जिले में जैसमंद झील के पूर्व दिशा में एक पठार है लसाड़िया का पठार। इसे कटा फटा पहाड़ पठार या उबड़ खाबड़ पठार भी कहते हैं। इसका नाम है लसाड़िया का पठार। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को हम कहते हैं अरब सागर। उस स्थान को अरब सागर कहते हैं, अरब सागर तल कहते हैं हम। यानी कि अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ अरब सागर से प्रारंभ होती है। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का वास्तविक विस्तार पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होता है। पालनपुर गुजरात से लेके राजस्थान और हरियाणा होते हुए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक फैला हुआ है। वास्तविक विस्तार इसका पालनपुर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। लेकिन इसकी जो जड़ मानी जाती है, इसकी जो प्रारंभिक स्थान माना जाता है, वो इसी एंगल से इसी आगे बढ़ाए तो उसमें अरब सागर में माना जाता है। गुजरात में होते हुए अरब सागर तक इसकी जड़ जाती है, जो कि अभी भूमिगत है या समुद्रगत है, समुद्र के अंदर है। अरब सागर में अरावली की जड़ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन 294। दक्षिणी अरावली प्रदेश की चोटियों का ऊंचाई की दृष्टि से घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसके बाद में शेर, फिर आती है अचलगढ़ और दिलवाड़ा आबू। ये चोटियों का क्रम है। राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाली संस्थान कौन सी है? तो वो संस्थान है काजरी। काजरी जो है एक संस्थान है जो कि मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिए काम करती है। इसी प्रकार किससे दोस्तों एक और नाम लिया जाता है राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे संस्थान पूछा है तो संस्थान जो है काजरी है। 296 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग उत्तरी भारत के प्रमुख प्रवाह तंत्रों में जल विभाजन का कार्य करता है? जल विभाजन तथा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून की हवाओं का मिलन स्थल भी है। दोबारा देखें क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग उत्तरी भारत की प्रमुख प्रवाह तंत्रों का जल विभाजक तथा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसूनों का मिलन स्थल भी है? तो दोस्तों वो है अरावली पर्वतीय श्रेणी या पठारी प्रदेश। अरावली का पठारी प्रदेश या अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा भी मानते हैं। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा भी माना जाता है। और राजस्थान की जल विभाजक रेखा जो है बोराट के पठार को माना जाता है राजस्थान में जल विभाजक रेखा, क्योंकि बोराट के पठार जो है या अरावली पर्वत जो है बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र और अरब सागरी नदी तंत्र को अलग अलग करते हैं। पहला ऑप्शन। दूसरा इसने पूछा है कि अरब सागरीय मानसून और क्या नाम है बंगाल की खाड़ी का मानसून भी अरावली पर्वत पर आके मिलते हैं, क्योंकि अरब सागर का जो मानसून है वो अरावली के पश्चिम से होकर निकल जाता है और जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो अरावली के पूर्वी हिस्से में आता है। तो इन दोनों का मिलन स्थल भी अरावली ही है।
अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण घास कहां पर है? तो सेवण घास जो है, सेवण जो है घास के मैदान, घास का एक मैदान है जो कि लाठी सीरीज के अंदर पाई जाती है और लाठी सीरीज जैसलमेर में पाई जाती है। सेवण जो है एक घास का प्रकार है, सेवण के घास के मैदान भी कहते हैं, और ये लाठी सीरीज जो है 64 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन 298, पश्चिमी मरुस्थल में, पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में जनसंख्या का प्रतिशत है? तो दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में 40% जनसंख्या पाई जाती है और 61% क्षेत्रफल है। 61% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या पाई जाती है। लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल स्थित है? तो ये गिरल जो है बाड़मेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, शुष्क रेतीले मरुस्थल में स्थित खारे पानी का छिछला गर्त है? तो खारे पानी का जो छिछला गर्त जो है वो पोकरण, बाप, नूरकरणसर, ये सभी खारे पानी के स्थान हैं। इन सभी को खारे पानी कहते हैं। पोकरण जो है जैसलमेर में पड़ता है, बाप बाड़मेर में पड़ता है, और नूरकरणसर भी खारे पानी का एक स्थान है। राज्य में दक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान हैं? तो दक्कन ट्रेप के सेल समूह जो है हाड़ौती के प्रदेश में पड़ते हैं, जो कि झालावाड़, कोटा सही उत्तर होगा। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल कहलाता है? संपूर्ण रेतीले मरुस्थल को रेग कहते हैं। रेग संपूर्ण रेतीले मरुस्थल को कहते हैं। इर्ग जो है चट्टानी, हम जो हमादा मरुस्थल है, हमादा मरुस्थल के आसपास पाया जाता है। हमादा मरुस्थल के आसपास के क्षेत्र को इर्ग कहते हैं और हमादा चट्टानी मरुस्थल को कहते हैं। पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? तो बालू का स्तूप कहते हैं। सॉरी मैं गलत बोल गया। बालू का स्तूप तो सभी होते ही होते हैं। पवनों की दिशा में बनने वाले उस स्तूप को, बालू का स्तूप को जो है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। बालू का स्तूप का एक प्रकार है अनुदैर्घ्य, 8 में से एक प्रकार है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, जो पवनों की दिशाओं की तरफ बनता है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला कितने प्रतिशत लंबाई राजस्थान में है? तो 80% लंबाई राजस्थान के अंदर है। कुल मिला के 550 किलोमीटर लंबा है ये, और लगभग 5 अक्षांशों में फैला हुआ है। 5 अक्षांशों में इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 305 नंबर का, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है। अरावली का जो प्रारंभ होता है वो खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट होता है। खेड़ ब्रह्मा से प्रारंभ होती है राजस्थान में अरावली की सीमा, और जो कि खेतड़ी तक चलती है झुंझुनू जिले में। ये 550 किलोमीटर क्षेत्र में अरावली का विस्तार है राजस्थान के अंदर, और कुल मिला के 692 किलोमीटर लंबा अरावली का विस्तार है, जो कि गुजरात से दिल्ली तक है। सुंडा पर्वत स्थित है। सुंडा पर्वत कहां पर है? तो सुंडा पर्वत जो है जालौर के अंदर है। सुंडा पर्वत जालौर के अंदर है। लूनी बेसिन के मध्यवर्ती घाटी भाग किसके मध्य स्थित है? तो लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जो है जालौर और बालोतरा के मध्य स्थित है। जालौर और बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, भाखबरोद, खरनाल, छिनौद, आसोब और माणकपुर, इंडौती, शिमवसर, मूडवा
आदि गांव किस क्षेत्र में आते हैं? स्मरण रहे कि यह वही क्षेत्र है जहां नागौरी बैल प्रसिद्ध है तथा काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो दोस्तों स्वालखा क्षेत्र है जो कि नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। स्वालखा क्षेत्र, ये सब नागौर जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन 310 नंबर का, उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि में आता है? सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि में राजसमंद जिला आता है। राजसमंद जिले के अंदर सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है। रेतीले टीलों के स्थिरीकरण के लिए कौन सी घास लगाई गई है जो कि केवल एक वर्षा में ही हरी भरी हो जाती है और पशुओं को चारा देने के अतिरिक्त भूमि को जोड़ने और रेत को उखड़ने से रोकती है? तो उस घास का नाम है सेवड़ घास। उस घास का नाम क्या? सेवड़ घास है, जो कि लाठी सीरीज में बहुतायत से पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है? तो अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से, जो कि अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। राजस्थान के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1722 मीटर, कहीं कहीं 1727 भी लिखा हुआ मिलता है, पर ज्यादा सही 1722 मीटर ही है। अगला क्वेश्चन 314 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्णतया पर्वतीय अरावली प्रदेश है। तो पूर्णतया अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो दक्षिणी अरावली वाला भाग आता है। अरावली को 3 हिस्सों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली वाला हिस्सा जो है पूर्णतया पर्वतीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? अरावली पर्वतमाला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो आइए एक एक करके सब कथनों को पढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले अरावली की जो ऊंचाई थी वो 2800 मीटर थी। अरावली की उत्पत्ति के समय अरावली पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो 2800 मीटर थी, लेकिन आज औसत ऊंचाई 930 मीटर रह गई है केवल। तो इस पर्वतमाला को, अरावली पर्वतमाला को अवशिष्ट पहाड़ भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो है लगातार अपर्दन हो रहा है। जल वायु एवं मानवीय क्रियाकलापों द्वारा लगातार इसका अपर्दन हो रहा है। इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी है नहीं। अरावली क्षेत्र में खनिज संसाधन बहुतायत से पाए जाते हैं, अतः यही उत्तर सही होगा। राजस्थान को तो खनिजों का अजायब घर कहते हैं। सबसे ज्यादा खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज अरावली क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, अतः ये उत्तर ही सही होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो अभी हमने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि 930 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है वर्तमान में। लेकिन पूर्व में और अरावली के प्रारंभ में, जब अरावली पर्वत एक बलन क्रिया के द्वारा एक बलित पर्वत श्रृंखला बनी थी, उस समय पर 2800 मीटर था, इसलिए इसको अरावली पर्वत श्रृंखला कहते थे। राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों से निर्मित है? तो राजस्थान का पूर्वी भाग जो है बाणगंगा और गंभीर नदियों का बेशन है। बाणगंगा गंभीर नदी का मैदान है पूर्वी हिस्सा जो है राजस्थान का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आज भी हमने 100+ क्वेश्चन किए हैं। आज हमारा तीसरा दिन था और आपने हमारा वीडियोस देखा। दोस्तों इस वीडियोस के अंदर हमने इससे पहले राजस्थान का ज्योग्राफी और राजस्थान के इतिहास के जो क्वेश्चंस पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं,
अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे तो आप उन टॉपिक्स को जरूर और जरूर देखें। एक भी क्वेश्चन उन टॉपिक्स से बाहर नहीं है। उन टॉपिक्स को अगर आप एक बार या 2 बार पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसका आप जवाब नहीं दे सकते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके ज़रूर देखें। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।